Today we are going to discuss regarding the group 16 element. In earlier lecture we have already seen various physical, chemical and so many compounds of group 15 element. On similar basis we have to start the group 16 and we have to follow the same trend. जो आपका ये ग्रुप 16 का है उसमें आपको बराबर वैसे ही जो आपने ग्रुप 15 में किया वैसे ही चीजें पढ़नी है, उसी तरीके से पढ़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप 15 को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आगे जाके जो आप ग्रुप्स पढ़ेंगे उनमें आपको कोई डिफिकल्टी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज वैसे ही बिहेव करती है। सो इट इज नॉट गोइंग टू टेक अस टाइम नाउ टू फिनिश दिस ग्रुप 16 एंड अदर ग्रुप्स, बट कीपिंग इन व्यू कि आपने जो ग्रुप 15 पीछे पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए, दैट मीन्स अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ग्रुप 15 को पहले बहुत धीरे धीरे आराम से आहिस्ता पढ़ेंगे, उसके बाद आप ग्रुप 16 और 17 को जल्दी जल्दी फिनिश कर सकते हैं। ग्रुप 16 स्टार्ट फ्रॉम, इसका पहला एलिमेंट जो है दैट इज ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, and polonium. Now this we know this, ये आपका ऑक्सीजन पहला मेंबर है इसका, ऐसे ये स्टार्ट हो जाता है नीचे तक, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन का सिंबल O, सल्फर को हम S, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ज्यादातर हम सिंबल्स को ही यूज करेंगे बाद में। और एटॉमिक नंबर की बात अगर करें, देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अगर आपको एक याद है, लीजिए ऑक्सीजन को तो सबका याद होना ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का बेटा हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर 8, ठीक। उसके बाद आप 8 और ऐड कीजिए तो बनेगा 16 इसका। उसके बाद इसको 18 ऐड कीजिए। 18 कितना? 18 ऐड करेंगे। जब 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 34। तो आगे जाके आप फिर 18 ऐड करेंगे तो ये होगा आपके पास 52। उसके बाद आप इसका 32 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 84। सीक्वेंस क्या करनी है? 8, 18, 18, 32। एक याद होगा, पहला मेंबर याद है, बाकी हम कंटिन्यू कर सकते हैं इन एटॉमिक नंबर्स को फॉलो करने के लिए। तो आपको याद रखना 8, फिर 8, 18, 18, 32, हर किसी पी ब्लॉक सीरीज में आप इसको चला सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है दो तरीके की होती है, शॉर्ट और लॉन्ग। लॉन्ग तो यहां लिखेंगे नहीं क्योंकि वो हमें लिखना आता है, पहले भी सिखाया है मैंने पिछले वाले ग्रुप में। शॉर्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन से काम चलाएंगे। हीलियम 2s2 2p4, इट इज नियॉन 3s2 3p4, it is krypton 4s2 4p4, but also here introduces D। आपने पीछे ग्रुप में देखा D की वजह से बहुत प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो वो यहां पर भी ऐसा ही है। फिर होगा xenon, here it is argon, here it is krypton 5s2 5p4। हाँ, D भी ऐड होगा इसमें भी, 4D वाला, 4D10। उसके बाद हमारे पास पोलोनियम है। पोलोनियम की बनेगी कॉन्फ़िगरेशन xenon 6s2 6p4 and we have 4f14। यहां पर 4f भी इंट्रोड्यूस हो गया, f वाला इंट्रोड्यूस हो गया, और 5d10 तो है ही है। तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं लिख सकते, फिर लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p4, ऐसे ही 1s2 2s2, वो हम शॉर्ट में कर देते हैं। तो यहां पर मैं एक बात कहूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल
outer electronic configuration NS2 NP4. N क्या है? आउटर शेल नंबर. Where N is outer shell number and या आप ऐसे भी याद रख सकते हो आउटर एन इज आउटर शेल नंबर, या आप ऐसे भी रख सकते हो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में, सल्फर थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में एंड देन सिक्स्थ पीरियड में. तो आप ऐसे कह सकते हो कि एन इज पीरियड, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो और एन इज पीरियड नंबर. ठीक है. सो अगर आपके पास सेलेनियम याद है, सेलेनियम किस पीरियड का है? 4. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 4:4p4 आउटर वाली, क्योंकि आउटर पे प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है, आउटर आपको आना चाहिए. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने जज किया. जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP4, S में 2, P में 4. D यहां से स्टार्ट हो गया. यहां इन दोनों में ऑक्सीजन और सल्फर में डी नहीं है. सेलेनियम से डी स्टार्ट हो गया, टिल्यूरियम में भी डी है, पोलोनियम में एफ भी आ गया. और ये तो हो गया इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो आपने कर लिया. इसी के साथ आप एक और चीज याद रखेंगे. यहां पर पोलोनियम में ये जो है इट इज द रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव क्या होता है? जो खुद रेडिएशन इमिट करता है, रेडियो एक्टिव है पोलोनियम. पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड इट्स हाफ लाइफ इज सम 13 डेज, 13.8 डेज इसका हाफ लाइफ आ जाता है. So this is all about its electronic configuration. और कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स है. तो हमने स्टार्ट किया पोलोनियम से, ऑक्सीजन से, सेकंड इज सल्फर, थर्ड इज सेलेनियम, फोर्थ इज टिल्यूरियम एंड पोलोनियम हमने लास्ट में लिया. ये ग्रुप 16. ये जो दो है सल्फर एंड ऑक्सीजन, दीज आर नॉन मेटल्स. याद रखिएगा ये दो चीजें हैं, दीज आर नॉन मेटल्स. सेलेनियम और टिल्यूरियम जो है दीज आर मेटलॉइड्स एंड पोलोनियम इज मेटल. ऑक्सीजन एंड सल्फर इज नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टिल्यूरियम इज मेटलॉइड एंड पोलोनियम हमारे पास मेटल है. तो सबसे पहले अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें आपको पहले नेचर ही पता होना चाहिए. ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड. मेटलॉइड होता है सेमी मेटल जिसमें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं, और पोलोनियम है आपका मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. किनका मेल्टिंग पॉइंट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिल्यूरियम, पोलोनियम, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. जनरल में ट्रेंड यही है कि जितना साइज बढ़ेगा उतनी आपस में इंटरेक्शंस बढ़ेंगी और उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सैंपल है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन है सर जगह पे, और दूसरा है जहां पर आपके पास लीजिए पोलोनियम है. पोलोनियम मैं बड़ा दिखा रहा हूं, डाउन द ग्रुप लास्ट वाला ये है, दैट मीन्स नीचे है तो साइज तो बड़ा होगा ना. जितना छोटा होगा उतनी हम कह रहे हैं कि आपस की जो इंटरेक्शन है वो कमजोर होगी साइज की वजह से, वैंडरवेल फोर्स की वजह से. जितना बड़ा होगा, दैट मीन्स जितना बड़ा होगा उतनी सरफेस की वजह से, ज्यादा सरफेस होने की वजह से ज्यादा फोर्सेस होंगे. कौन से फोर्सेस? वैंडरवेल फोर्सेस. वैंडरवेल फोर्सेस आर सरफेस फोर्सेस. उसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो हम ऐसे लिख रहे हैं डाउन द ग्रुप
down the group melting and boiling point increases because of increase in size due to van der Waals forces। लेकिन एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, यहां पर एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, द डिफरेंस, अगर आपको, चलिए मैं आपको एक डाटा ही देता हूं, आपकी जो टेक्स्ट बुक लिख रही है उसी से हम डाटा को कोट करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक ले रही है, अगर टेक्स्ट बुक से साइज देखें इसका, आपकी टेक्स्ट बुक से हम साइज ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही देख ले, चार्ट दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आप सल्फर का देखेंगे, ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट है, मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट है 55, सल्फर का है 333 केल्विन्स में, 393। उसके बाद हमारे पास सेलेनियम है, सेलेनियम का है 490, ठीक। उसके बाद आपके पास टेल्यूरियम है, इसका 725, ठीक है। उसके बाद आपका पोलोनियम है, ऑल्दो पोलोनियम का ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम इसका कम है, 525 यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट है। थोड़ा सा ये लास्ट में कम दिखाता है क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर के इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से लास्ट में हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन जनरल ट्रेंड अगर आप देखोगे, जनरल ट्रेंड में ये दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, कि डाउन द ग्रुप से अगर आप जाओगे, इसकी प्रॉपर्टीज को हम ज्यादा छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। और अगर कहना भी है कि इसका कम क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बॉन्डिंग उतनी आपस की उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसकी वजह से लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा कम आ सकता है। लेकिन जनरल जो ट्रेंड है ना, उसमें हम देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, ठीक है ना। 55, 393, 490, 725 डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, क्योंकि नीचे जाके साइज बढ़ता है, उससे क्या होता है, साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं, सरफेस फोर्सेस बढ़ते हैं। हाँ, पोलोनियम का थोड़ा सा कम है, पोलोनियम का लास्ट में थोड़ा सा कम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि देखिए, इंटरेक्शन जो भी होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जो पोलोनियम का जो इफेक्ट होगा वो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा, जो हम लास्ट में इसको डिस्कस भी करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले ग्रुप्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पर एक्सपेक्टेड है कि हाँ थोड़ा सा कम हो जाए ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन जनरल ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। हाँ, यहां पर देखने वाली, जो नोट करने वाली बात है, और जो आपकी टेक्स्ट बुक भी नोट करवा रही है, ये 55 है और ये 393 है। इतना फर्क क्यों? ये 55 और 393 इतना फर्क क्यों हो गया? ये फर्क इसलिए है कि जो ऑक्सीजन होता है वो जनरली एग्जिस्ट करता है O2 में, और जो सल्फर है इट एग्जिस्ट एज S8। तो ऑब्वियसली इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के हैं। जितनी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के होंगे उतना उसको मेल्ट और बॉयल करना उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड सल्फर इज large due to oxygen exists as O2 and sulfur exists as S8। जितनी बॉन्डिंग्स होंगी ज्यादा, वहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट नोट भी कीजिएगा इसके साथ। द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज लार्ज बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 and sulfur exist as S8, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, या बॉइलिंग पॉइंट की बात हो।
सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप इतना ही लीजिएगा। एक तो मेटालिक कौन है, नॉन मेटालिक कौन है, मेटलॉइड कौन है, वो आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे वेरी होते हैं, ये तो जनरल ट्रेंड आपको याद ही रखनी है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से ये बढ़ जाएगा। लेकिन सल्फर और सेलेनियम को बुक नोट करवा रही है कि सल्फर और सेलेनियम में, सल्फर और ऑक्सीजन में फर्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 एंड सल्फर एग्जिस्ट एज S8। चलिए अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज की तरह बात करें। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम पहले ही कर चुके हैं। NS2 NP4। उसके बाद चलिए रेडिए, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिए। एटॉमिक और आयनिक रेडिए की बात करें, आपकी टेक्स्ट बुक से ही लेते हैं, फिर से देखते हैं कि क्या वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज देख के ही हमें ट्रेंड का पता चलता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। साइज की बात करें, दिस इज 66 पिकोमीटर, 184 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर, 230 पिकोमीटर। ठीक है, देखिए साइज जब दिस इज कोवलेंट रेडिए, कोवलेंट रेडिए पिकोमीटर्स में 66, 184, 198, 121, सॉरी इट इज 221 एंड 230। सो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? बढ़ रहा है ना, ऑब्वियसली बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडिए इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडिए में भी यही होगा। क्यों बढ़ रहा है? सीधी सी बात है, इसका जो शल है वो आउटर शल है 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। साइज शल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली साइज का तो बढ़ना है। हाँ, यहां पर आप देख सकते हो इन दोनों में फर्क थोड़ी सी कम है। दैट मीन यहां पर जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं, क्योंकि यहां से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने एटॉमिक रेडिए और आयनिक रेडिए एक्सप्लेन किया है, कहां पर मैंने इसमें आपको पिछले वाले ग्रुप में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप ठीक से देखिएगा। तो यहां पर हम इतना लिखेंगे, डाउन द ग्रुप size increases because of increase in number of shells। number of shells बढ़ रहे हैं नीचे। however after sulfur the size increases slowly। उसके बाद उतना जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए 66 184 एक जंप, उसके बाद थोड़ा थोड़ा 198, थोड़ा सा और 220। साइज इंक्रीजेस स्लोली। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ d orbitals, d orbital electrons from selenium। ये जो D बीच में आता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वाले ग्रुप में, तो वहां पर फिर से जाइएगा। तो यहां पर इतना आपको एग्जाम में लिखना है। अगर साइज के बारे में पूछा कि साइज नीचे इंक्रीज होता है, लेकिन थोड़ा सा सल्फर के बाद साइज उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां से डी ऑर्बिटल का फिल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिखाया कि सेलेनियम से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस पे इफेक्ट पड़ते हैं। वो चेंज आप नोट कीजिएगा पिछले वाले ग्रुप में जो मैंने करवाया वो। आयोनाइजेशन एनर्जी,
आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। पता है हमें। डाउन द ग्रुप ionization energy decreases because of decrease in effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर वैसे ही जो पिछले ग्रुप में पढ़ा वैसे ही। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं आपको पहले 15 का बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर जाके टाइम नहीं लगता है इन बाकी ग्रुप्स को पढ़ने में। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना आप नीचे जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो जब आसान है तो हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। नीचे जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से आसान है। तो आपको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी या ऐसे लिखूं मैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of first ionization energy of group 15 elements is higher than group 14 elements respectively, although having high effective nuclear charge। सो देखिए आपका जो अगर हम कंपेयर करें डाउन द ग्रुप तो ठीक है, डाउन द ग्रुप तो आपने ले लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, लेकिन अगर हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 इज लेसर देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स respectively, although having high effective nuclear charge। That means first ionization energy हो गया। देखिए ऐसे लिखेंगे ionization energy first मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगी, किसकी? नाइट्रोजन की। और आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? ऑक्सीजन की। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगी? ये नाइट्रोजन में ही ज्यादा है। और ऐसे ही अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरा IE1 किसका? फॉस्फोरस का। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, वो ज्यादा है IE1 सल्फर का। ऑल्दो ऑक्सीजन और सल्फर में ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। देखिए यहां पर मैं जनरल जो ट्रेंड होती है ना, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसकी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। हम ऐसे चलते हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या बोरान, बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मतलब कि ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है नाइट्रोजन से। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन में ही पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन? इट इज ड्यू टू, ये जो हो रहा है ना, इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन
इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन के आउटर में है 2s2 2p3, p में 3 है। ऑक्सीजन में है 2s2 2p4, तो p में 4 है। ठीक है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होना चाहिए था एज कंपेयर टू दिस। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस। दैट मीन इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी। तो यहां पर ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन निकालना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। दैट मीन ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से नहीं चला। यहां पर कौन डोमिनेंट हो गया? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन जो नाइट्रोजन है उसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू, मुश्किल मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट विल अचीव हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए इसमें से कम एनर्जी लगती है पहले वाले में। बाकी डाउन द ग्रुप वैसे ही कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि इफेक्टिव जनरल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का भी वही होगा, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन है, जैसे यहां पर हो गया कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की हमने चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। पोलोनियम की ज्यादा बात भी नहीं करता, क्योंकि इसमें थोड़े से कैरेक्टर ये होने की वजह से। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम सीधे दिखता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ किसी भी बॉन्ड में, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत। इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत अगर हम देखें वो ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा है, या टेल्यूरियम, चलिए पोलोनियम भी हम लेते हैं, ले सकते हैं, पोलोनियम की कम है। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखता है और पोलोनियम कम रखता है। सीधी सी बात है, नॉन मेटल है, ये मेटल है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कैरेक्टर होता है? नॉन मेटल का। मेटल का क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देना न कि लेना। ठीक है ना? तो हम सीधे कहेंगे यहां पर डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर बेटा ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है कि, या एफिनिटी, अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसमें जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एनर्जी बाहर देगा। जितनी वो एनर्जी ज्यादा बाहर देगा उतना मतलब हो गया कि उसको चाहत थी उस इलेक्ट्रॉन की। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सबसे हाई होनी चाहिए, पोलोनियम की सबसे कम होनी चाहिए। कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए? पोलोनियम की। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है और पोलोनियम मेटल है। जब हम इसको देखते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको पूरा ख्याल में रखिएगा। ऑक्सीजन
लेस देन सल्फर। पोलोनियम का तो सबसे कम है ही, लेकिन यहां पर गड़बड़ है, ऑक्सीजन का कम होता है सल्फर से, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से देखें, इलेक्ट्रॉन रखने की ताकत, उसे इससे पहले जो हमने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे ऑक्सीजन में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट मीन खींचा, रख लिया, रखना, वो सबसे ज्यादा किस में है, वो सल्फर में है, ठीक। फिर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, वो तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे नॉन मेटल नहीं है, मेटल्स हैं। जब नीचे मेटल है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको तो लेने की ताकत है ही नहीं, न रखने की ताकत है न लेने की ताकत है, ठीक है। यहां पर लेकिन गड़बड़ यहां पर है सल्फर में, सल्फर और ऑक्सीजन में। हम यहां पर ये कहेंगे डाउन द ग्रुप the electron affinity decreases because of down the group electron affinity decreases because of metallic character, वो तो पता ही है। यहां पर लेकिन एक चीज नोट करेंगे, but oxygen shows low electron affinity than sulfur. सल्फर से कम दिखाता है। नाउ ऐसा क्यों है, और वाई ऑक्सीजन शोज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इट इज हीलियम 2s2 2p4। जो सल्फर है, सल्फर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज नियॉन 3s2 3p4 3d खाली, ठीक है ना। जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2s2 2p4 है, लेकिन सल्फर में 3s2 3p4 3d है। जब आप नीचे जाएंगे, नीचे जाते जाते ताकत जो है ना वो कम हो जाती है। देखिए यहां पर एक सोचने की ये है, ऐसा क्यों हो गया कि ऑक्सीजन जो सबसे ताकतवर था, उसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है उसकी कम? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसलिए कम है क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे ना, इसमें ऑक्सीजन की ताकत थी, बहुत ही अच्छी ताकत थी इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, इसने ले लिया, ठीक, इसकी ताकत ज्यादा थी तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। दूसरा, अगर हम इसको देखें, इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत भी ठीक ठाक है, ऑल्दो ऑक्सीजन जैसी नहीं है। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने इसको, लेकिन बात यहां पर आएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है ना, इसको यहां रिपल्शन फील करेगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां रिपल्शन फील नहीं करेगा? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन फील करेगा, लेकिन ये उतनी ज्यादा रिपल्शन फील नहीं करेगा क्योंकि इसमें जगह बहुत ज्यादा है ना। ऑक्सीजन में जगह कम है, इसमें है 2s2 2p4। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन डालना है वो तो वहीं पर एडजस्ट करना है, इसमें बहुत ही, इसके बाद डी नहीं है। लेकिन अगर आप यहां बात करेंगे 3s2 3p4 3d तो पूरा खाली है। दैट मीन जो सल्फर है उसमें ऑल्दो ताकत उतनी नहीं थी इलेक्ट्रॉन लेने की जितनी ऑक्सीजन के पास है, लेकिन उसको जगह है कि वो अच्छे से सेटिस्फाई कर लेगा इसको, दैट मीन्स रख लेगा। जब इसने अब ले लिया तो इसको आराम से बिठाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को क्या था, ऑक्सीजन को पास ताकत थी, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन अब इसको रखने की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। उसके बाद अगर कोई कहेगा सेलेनियम में भी तो डी है, सेलेनियम में भी तो जगह वगह है, लेकिन सेलेनियम में ताकत ही बहुत कम है। सेलेनियम में ताकत ही बहुत कम है क्योंकि दोनों चीजें, सल्फर का एक एडवांटेज है, इसमें ताकत भी ठीक ठाक है और इसमें जगह भी ठीक ठाक है इसको रखने की। दैट मीन रिपल्शन उतनी ज्यादा नहीं हो गई। ऑल्दो सबसे ज्यादा ताकत थी ऑक्सीजन की,
इलेक्ट्रॉन लेने की। लेकिन फिर जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसको वहां पर जगह की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से इसको उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं रह पाती। सल्फर में क्या है, इसकी ताकत उतनी नहीं थी जितनी ऑक्सीजन की थी, लेकिन जगह ठीक ठाक थी। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अच्छे से ले लिया, जबकि ऐसे कह सकते हैं इसकी ताकत भी ठीक ठाक है और जगह भी ठीक ठाक है, इसने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अकॉम्पनी कर दिया। सो दैट इज डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। इस पॉइंट को ठीक से याद रखिएगा, इसके बारे में पूछेंगे आपसे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस बट ऑक्सीजन शोज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट वर्ड यूज कर रही है आपकी बुक, कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन वही जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन दैट मीन ताकत तो ऑक्सीजन के पास बहुत सारी है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए के लेकिन रख नहीं पा रहा है ठीक से। क्यों? क्योंकि इसके पास जगह उतनी ज्यादा है नहीं, वो रिपल्शन फील कर रहा है। सल्फर ने ताकत ठीक ठाक, इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसको बहुत अच्छे से रख पा रहा है, जिसकी वजह से सल्फर टॉप पे आ गया कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हो गई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 की।